तो अगर आप भी प्रॉफर्म चैलेंजेस फेल कर करके परेशान हो गए और आपने मार्केट में बहुत पैसा लूज कर लिया है और आपके एक भी फंडिंग चैलेंजेस पास नहीं हो रहे हैं या फिर पास होके लाइव अकाउंट में पे आउट नहीं हो रहा है या फिर फेज 2 में अगर वो चैलेंजेस फेल हो जा रहे हैं तो यू आर ऑन अ राइट वीडियो। हाय एवरीवन, माय नेम इज साकेत एंड वेलकम बैक टू फंडिंग फटायर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने एक्सपीरियंस से बीइंग अ 6 फिगर फंडेड ट्रेडर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि व्हाई एवरीवन इज फेलिंग प्रॉफर्म चैलेंजेस एंड देन दे आर लूजिंग देयर सेविंग्स इन प्रॉफर्म इंडस्ट्री। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखो, अच्छे से देखो ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आ जाए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, सबसे मेन रीजन है प्रॉफर्म में चैलेंजेस फेल करने का, वो है कि आप बिना प्रॉफिटेबल हुए प्रॉफर्म इंडस्ट्री में एंटर कर जाते हो। जब मैं ये पॉइंट बोल रहा हूँ, व्हाट डज दैट मीन? देखो, अगर आप अपना पर्सनल कैपिटल ट्रेड करते हो उसमें कोई भी रूल्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल 5% डेली ड्रॉ डाउन या फिर 10% ओवरऑल ड्रॉ डाउन या फिर न्यूज रूल, स्टॉप लॉस रूल, कोई रूल नहीं होता। अगर आप अपने पर्सनल कैपिटल में इतने फ्री ट्रेडिंग कंडीशंस के अलावा होने के बावजूद भी उसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो तो आप फंडिंग चैलेंजेस में प्रॉफिटेबल कैसे हो जाओगे? बिकॉज उसमें तो इतने सारे रूल्स हैं, आपको एक एक रूल्स का ध्यान रखना है। एक भी गलती हुई और आपका प्रॉफर्म चैलेंज फेल हो जाएगा। तो अगर आप पर्सनल कैपिटल में प्रॉफिटेबल नहीं हो ना, तो आप प्रॉफर्म चैलेंज कभी भी पास नहीं कर सकते हो। अगर मेरे केस की बात करें, मैंने कैसे प्रॉफर्म चैलेंजेस पास करने का एक फ्लो बनाया। आज की डेट में अगर मैं 10 चैलेंजेस परचेज करता हूं तो उसमें से मैं 7 चैलेंज पास कर लेता हूं। ये कैसे हुआ? बिकॉज अगस्त 2024 में मैंने अपनी प्रॉफर्म इंडस्ट्री की जर्नी को शुरू किया था। उससे पहले 6 मंथ तक मैंने कंटिन्यूसली एक छोटे से अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करके ब्रोकर में अपना ट्रेडिंग कंडीशन को एज अ प्रॉफर्म चैलेंज ट्रेडिंग कंडीशन के साथ मैच करके ट्रेड किया था, जिसमें मैं मेन 5% डेली लूज नहीं करूंगा, 10% ओवरऑल लूज नहीं करूंगा और 10% और 8% में 2 महीने या 1 महीने के टाइम ड्यूरेशन में बनाने की कोशिश करूंगा। उस चीज को मैंने कंटिन्यूसली 6 मंथ तक प्रैक्टिस किया। उसके बाद मेरा एक फ्लो बना एंड आज की डेट में मेरी प्रॉफर्म जर्नी बहुत इजी है, या आप कह सकते हो कि मुझे पता है कि मुझे कैसे इसको फेस करना है। राइट? तो मेक श्योर आप प्रॉफर्म इंडस्ट्री में आने से पहले तो आप ये कोशिश करो कि आप पर्सनल कैपिटल में प्रॉफिटेबल हो जाओ। ऐसा नहीं है कि प्रॉफर्म एक तरीका है जिसमें अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अगर आपको प्रॉफर्म से भी स्टार्ट करना है तो आप एक छोटा चैलेंज लो, उसमें प्रैक्टिस करो एंड देन बिगर चैलेंज में इन्वेस्ट करो। ओके? पॉइंट नंबर 2, जो एक बहुत बड़ा रीजन है हर कोई प्रॉफर्म में चैलेंज फेल कर रहा है, वो ये है कि इन्वेस्टिंग इन अ बिगर चैलेंज। जब मैं ये बोलता हूं, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास $300 है तो आप कभी भी एक चैलेंज में वो सारा अमाउंट ना इन्वेस्ट करो। आप 2, 4, 5 जितना आपको ठीक लगे उसको डिवाइड करो। जैसे कि हम इन्वेस्टिंग भी करते हैं तो हम कुछ पैसा रियल एस्टेट में डालते हैं, कुछ पैसा स्टॉक्स में डालते हैं, कुछ पैसा क्रिप्टो में डालते हैं, कुछ पैसा ट्रेडिंग में डालते हैं या कोई और बिजनेस में डालते हैं। वैसे ही आप जब भी प्रॉफर्म चैलेंजेस लो तो आप कोशिश करो कि आप एक ही फंडिंग चैलेंज में अपना सारा पैसा ना डालो, आप 3-4 चैलेंजेस में पैसा डालो। अब इससे फायदा क्या होगा? जितना बड़ा आपका चैलेंज होगा उतना पैसा आपने उसमें इन्वेस्ट किया, उतना आपकी साइकोलॉजी पे वो अफेक्ट करेगा और आप मेंटली प्रॉफर्म को फेस नहीं कर पाओगे और फिर छोटी छोटी गलतियों के साथ आप प्रॉफर्म चैलेंज फेल कर लोगे। तो मेक श्योर आप हमेशा अपनी कैपिटल को डाइवर्सिफाई करो अलग अलग प्रॉफर्म में या अलग अलग फंडिंग चैलेंजेस में, या फिर आप कोशिश करो कि सारा पैसा मैं एक चैलेंज में ना डालूं। पॉइंट नंबर 3, जो हर एक एक्सपीरियंस या फिर जो भी लोग अभी न्यू है उनके साथ होगा, अप्रोचिंग प्रॉफर्म इन अ बैड अप्रोच। जब मैं ये बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों के साथ ये होता होगा कि वो फेज 1 पास कर लेते होंगे लेकिन वो फेज 2 में फेल हो जाते होंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि वो फेज 1 पास कर लेते होंगे, फेज 2 पास कर लेते लेकिन वो पे आउट तक नहीं पहुंच पाते होंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे आप फेज 1 पास कर रहे हो उसके लिए अलग ट्रेडिंग रिस्क होता है, अलग साइकोलॉजी होता है। आप फेज 2 पास कर रहे हो उसके लिए अलग साइकोलॉजी होती है, अलग रिस्क होता है एंड लाइव में आपको बिल्कुल स्लो डाउन हो जाना है। अगर एक प्रॉफर्म चैलेंज फेज 1 या फेज 2 में फेल करोगे ना तो वो आपको कॉस्ट करेगा जो भी उस चैलेंज की फीस होगी। अगर आप एक फंडिंग चैलेंज पास होने के बाद लाइव अकाउंट में फेल करोगे तो वो आपको सिर्फ फीस कॉस्ट नहीं करेगा, वो आपकी वो सारी कैपिटल जो उसका ड्रॉ डाउन होगा ना वो भी कॉस्ट करेगा। तो मेक श्योर जब आप फेज 1 पास करते हो तो आप अलग रिस्क से चलो, जब आप फेज 2 पास करते हो तो आप अलग रिस्क से चलो एंड जब आपका लाइव अकाउंट आ जाए तो आप बिल्कुल लेस रिस्क कर दो। मैं तो कहता हूँ 1% या 1.5% या 2% मैक्स से ज्यादा तो कभी भी लाइव अकाउंट में रिस्क करो मत। एंड जितना छोटा आप विड्रॉल लोगे उतना ही आपको फायदा है। लोग गलतियां कहां पे करते हैं? वो फेज 1 में भी सेम रिस्क करते हैं, फेज 2 में भी सेम रिस्क करते
करते हैं जब लाइव अकाउंट आ जाता है ना, तो वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या इतना ज्यादा इमोशनली फंडिंग चैलेंज से कनेक्ट हो जाते हैं कि वो पे आउट तक पहुंच ही नहीं पाते। मेरे केस में मैं क्या करता हूँ, अगर मैं फेज 1 या फेज 2 में 2% या 3% पर ट्रेड रिस्क लेता हूँ, तो मैं लाइव में हमेशा 1.5 या मैक्स टू मैक्स हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में 2% रिस्क लेता हूँ। और मैं हमेशा 2 या 4% जब भी मेरा अकाउंट प्रॉफिट में आता है तो मैं अपना पे आउट लॉक कर देता हूँ, उसके बाद मैं उस अकाउंट को देखता भी नहीं हूँ। तो अगर आपका 2, 4, 5% बन जाता है, दैट मीन्स कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक 10K के अकाउंट में $70 का फंडिंग चैलेंजेस खरीदा, तो आपने अगर 5% बना लिया, दैट मीन्स आपने जो अमाउंट $70 इन्वेस्ट किया था ना, उससे 5 टाइम 7 टाइम आपको प्रॉफिट हो चुका है, 10x हो चुका है, 5x हो चुका है, 7x हो चुका है। तो आप फिर रश क्यों कर रहे हो? आप पे आउट लॉक करो, पे आउट को आने दो, आपने जो फीस पे की थी उसको आने दो, एंड देन आप अगेन कंटिन्यू करो। तो आई होप आपको इन 3 पॉइंट से समझ आया होगा कि आप कोई गलती कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आपको इन कोई 3 पॉइंट से लग रहा है कि आप कोई गलती कर रहे हो, तो आप मेरे सजेशन से उसको एक बार सुधार के देखो, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब फंडिंग फ्रंटियर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियोस ऑन द वे। बाय।